डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, ताऊ देवीलाल। हमारे गांव में डॉक्टर साहब पहुंचे हैं। मैं डॉक्टर अजय सिंह का अपने ग्राम में आगमन पर गाँव वासियों की ओर से स्वागत करता हूँ। ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, भाई दुष्यंत सिंह चौटाला, भाई दुष्यंत सिंह चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, ताऊ देवीलाल, ताऊ। आज बड़े लंबे अंतराल के बाद आप लोगों के दर्शन करने का, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान हुआ और आपने जिस जोश और उत्साह के साथ जो स्नेह, जो प्यार, जो लाड और दुलार दिया, उसके लिए आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। जो सम्मान सूचक पगड़ी देकर के आपने सम्मानित किया, आपकी सम्मानित पगड़ी पे कोई दाग नहीं लगने देंगे, इसे नीचा उठाने का काम। मेरे से पूर्व सरदार निशान सिंह जी ने और दूसरे साथियों ने विस्तार से सारी बातों का उल्लेख आपके बीच में किया है। आज आपके बीच में आने का मुख्य मकसद दो बात को लेकर के था। एक तो पार्टी का सदस्यता अभियान, सक्रिय सदस्यता अभियान चला करके इस संगठन को मजबूती और ताकत प्रदान करने का काम करें, और दूसरा पूजनीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती को, जिसे हम सदा हर्षोल्लास के साथ मनाते आए हैं, उसे उसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम करें। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, वैसे तो बड़े आयोजन करके ये आयोजन होता था, परंतु पिछले 2 साल से कोरोना की भेंट चल रहा है। इसकी वजह से, कोरोना की वजह से पूरे संसार के लोग भी परेशान हैं, दुखी हैं, और हम भी उसका शिकार हुए। पिछले साल जो कार्यक्रम भिवानी में हमने इसके लिए रखा था, वो वैन टाइम पर इसलिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि कोरोना उस वक्त पीक पर था। इस बार पार्टी ने निर्णय किया कि हम इसे जिला मुख्यालयों पर आयोजित करें, जहां जहां चौधरी देवीलाल जी के स्टैचूज लगे हुए हैं, वहां वहां, क्योंकि ये उनकी 108वीं जयंती है, 108 की टोली में गांव से, शहर के वार्ड स्तर से लोग जाएं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करें, श्रद्धा के सुमन अर्पित करें और उनके जन्म दिवस को हर्षोल्लास से मनाएं। इसके साथ साथ हमने मेवात में, चूंकि चौधरी देवीलाल जी का पहले कोई बड़ा स्टैचू नहीं था, इसलिए पार्टी ने वहां एक बड़ा आयोजन रख करके अब तक का हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा स्टैचू मेवात में मुंह में लगाने का निर्णय किया। आपके भी नजदीक का इलाका है, जो भी वहां जा सके उस आयोजन में आए और अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करें, अपनी ताकत को प्रदर्शित करने का काम करें। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इसके साथ साथ जो मेंबरशिप अभियान, सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जो लोग इसमें भागीदार हैं, मैं उनसे गुजारिश और विनती करूंगा कि वो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि हमारा कोई भी निष्ठावान साथी, सक्रिय साथी छूटे ना। ऐसा ना हो कि एक गांव से तो 10 बन गए और एक गांव बिल्कुल अछूता रह गया। हर बूथ से हमारा एक ऐसा सक्रिय साथी, सदस्य अवश्य मेंबर बने, और फिर पार्टी उसे बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड मुहैया करवाने का काम करेगी, ताकि वो लोगों के दुख तकलीफ में भागीदार बन सके और लोगों की समस्याओं को सरकार के समक्ष प्राथमिकता से उठा करके उनका समाधान और निदान करवाने का काम कर सके। सेकेंड फेज में हम फिर इन सक्रिय सदस्यों के जरिए अपना मेंबरशिप अभियान गांव-गांव के, घर-घर तक ले जाने का काम करेंगे और पार्टी से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां और हालात आज देश और प्रदेश के हैं, वो आपसे छुपे हुए नहीं है। प्रचार प्रसार का जमाना है,
प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए सारी बातें आप तक पहुंचती है। और इससे भी तेज चलने वाली चीज मोबाइल आजकल हर एक के हाथ में है, जिससे पल पल की सारी जानकारी हम तक पहुंचती है। पिछले 2 वर्ष में जब से हरियाणा प्रदेश में आपकी पार्टी सत्ता में भागीदार हुई है, तब से कोरोना की महामारी लगातार आपके इस शासन को भी शिकार बनाने का काम करती रही। जो विकास की दृष्टि से आपके बीच में काम होने चाहिए थे, उस पर भी गति धीमी रही और वो योजनाएं सिरे नहीं चढ़ पाई। परंतु अब धीरे धीरे कोरोना का प्रकोप खत्म हुआ है। खत्म तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि खतरा अब भी सिर पर मंडरा रहा है। एक दिन तो हम न्यूज़पेपर में और टेलीविजन में देखते हैं कि संख्या घट करके 25,000 रह गई और दूसरे दिन फिर 45,000 तक पहुंच जा रही है। तो हमें इसके लिए भी अलर्ट रहना है, सचेत सजग और सावधान रहना है, क्योंकि दूसरी लहर में बहुत भारी नुकसान हुआ। कोई भी घर ऐसा छूटा नहीं रहा जिसका कोई अपना, कोई यारा प्यारा रिश्तेदार मेल मिलाप वाला इसकी भेंट ना चढ़ा। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब मैंने जैसा कहा कि धीरे धीरे काम पटरी पर आ रहा है। जननायक जनता पार्टी ने जो प्रोमिसेस हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में चुनाव घोषणा पत्र के जरिए किए थे, उनको आपके अजीज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अमली जामा पहनाना शुरू किया। चाहे वो हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को 75% प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मुहैया करवाने की बात हो, चाहे वो महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज में देने की बात हो, चाहे बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को 8% आरक्षण देने का मामला हो, और चाहे दूसरे विकास के काम हो, उनको अमली जामा आपके बीच में पहनाया जा रहा है। और निकट भविष्य में इसे मैं और तेजी ला करके इसे पूरा करने का काम करें। आपके बीच में इस कोरोना के साथ साथ एक और चीज भी चल रही है, किसान आंदोलन। इस इलाके में तो उसका असर नहीं है, पर कुछ जिलों में है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इस दौरान कुछ राजनीतिक दल लगातार तरह तरह की दुष्प्रचार करके, दुर्भावनाएं फैला करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आपके बीच में इस कोरोना की चपेट में आने के बाद हर वर्ग के लोगों को अपनी हैसियत के मुताबिक नुकसान हुआ। चाहे वो बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, चाहे व्यापारी था, चाहे कर्मचारी था, चाहे मजदूर था, हर एक को उसकी हैसियत के मुताबिक नुकसान हुआ। परंतु इस पीरियड में अगर कोई बेनिफिट में रहा तो वो किसान रहा है। उदाहरण है आपके सामने। एक तरफ जहां हमारे खर्चे सीमित हो गए, विवाह के, शादी के, दुख के, तकलीफ के, और डे टू डे बाजार के खर्चे भी घट करके सीमित हो गए। ना हमें मैरिज पैलेस बुक करवाने पड़ते, ना घोड़ा गाड़ी लेनी पड़ती, और ना बैंड बाजे बजाने पड़ते। वो तो घट करके 20% रह गए। और इस दौरान आपकी फसल भी बढ़ी और फसल के दाम भी बढ़े। आपके बीच में हमने कहा था कि किसान की एमएसपी पर कोई आंच नहीं आने देना, और मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि आज हरियाणा प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 10 से ज्यादा फसलें एमएसपी प्राइस पर बिकती है। आपका बाजरा, जिसे किसी भी भाव नहीं खरीदा जाता था, आज गेहूं से ज्यादा भाव में बिकता है कि नहीं बिकता है। और पिछले साल राजस्थान से प्रदेश के किसानों ने भी ला करके बाजरा बेचने का काम किया। इसके साथ साथ दूसरी फसलें, चाहे वो सरसों है, चाहे कपास है, चाहे गेहूं है, चाहे चावल है, चाहे मक्का है, चाहे मूंगफली है, इस तरह की सारी फसलें एमएसपी प्राइस पर ही नहीं, एमएसपी प्राइस से भी ज्यादा पर बिकी है। तो बेनिफिट किसान को ही हुआ होगा। परंतु जो लोग इस तरह का दुष्प्रचार करके इन कृषि कानूनों के बारे में कहते हैं काले कानून है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने पूछा भी, हमें बता तो दो इसमें काली चीज है क्या, हम उसे हटा देंगे।
परंतु उन लोगों का मतलब तो दुष्प्रचार करके लोगों को भ्रमित करना है। आपके बीच में भी निरंतर वो लोग एक ही बात करते हैं, दुष्यंत इस्तीफा दे दे, दुष्यंत इस्तीफा दे दे। भाई दुष्यंत इस्तीफा किस चीज का दे दे? ना कानून बनाने वालों में दुष्यंत था, ना उस पर साइन करने वालों में था, ना हमारा कोई मेंबर पार्लियामेंट है, ना राज्यसभा में कोई सदस्य है। कानून बनाए तो हरियाणा प्रदेश के 10 चुने हुए सांसदों ने बनाए, 5 राज्यसभा के मेंबरों ने उस पर साइन किए। पहले इस्तीफे उनके मांगो, राव इंद्रजीत का ले, धर्मवीर का ले, पंडित जी का ले, दूसरों के ले, उनकी तो बात नहीं करते, दुष्यंत इस्तीफा देते। और मैंने तो बार बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा और पुनः आपके बीच में दोहराता हूं, अगर दुष्यंत के इस्तीफे से कोई समस्या का हल होता हो तो दुष्यंत अकेले का नहीं, 10 के 10 विधायकों के मेरे जेब में है, जब मर्जी ले जाओ और समाधान करवा लो। इस्तीफा तो दुष्यंत के चाचे ने भी दिया था, मेमोरी और खोली, कुछ हल हुआ क्या? इस्तीफों से समाधान नहीं हुआ करते, समाधान होते हैं बातचीत के जरिए। बैठ करके बातचीत करें। सड़क पर बैठने से भी समस्या का हल नहीं होता। बैठे रहो, 7 महीने से बैठे हैं, लोग साइड बदल के निकल जाते हैं। परेशानी है, दिक्कत है तो आम आदमी को है, आम नागरिक को, और परेशान वो लगातार कर रहे हैं। अगर वो समस्या का समाधान चाहते हैं तो हम तो मध्यस्थता के लिए भी तैयार हैं, वो आए, बातचीत करें और समाधान करवाएं। जो चीज उन्हें पसंद नहीं है उसमें अमेंडमेंट करने के लिए सरकार तैयार है। काले कानून काले नहीं है, ना ही सरकार बनाए हुए कानून कभी वापस लिया करती है। जो चीज लोगों को ठीक नहीं लगे उसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज जरूरत है ऐसे लोगों से भी सजग और सावधान रह करके अपने हिमायती को, हमदर्द को पहचानने की। मैं तो आपसे यही विनती और गुजारिश करने के लिए हाजिर हुआ हूं। आपने गांव की तरफ से, पड़ोसी गांव की तरफ से भी जिन समस्याओं का उल्लेख किया है, ये समस्याएं आज तक आपकी अपनी थी, आज से ये हमारी है। और मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर इन समस्याओं से आपको निजात दिलाने का काम करें। हरियाणा में फिलहाल जो भी चुनाव हो रहे हैं जी, जब वो पंचायत के हैं या जिला परिषद के, नगर निगम के, उनमें अभी साझा प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं जी, जेजेपी और बीजेपी। विधानसभा चुनाव में यही सिस्टम रहेगा या 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जेजेपी चुनाव होगा? मिलकर के सरकार चला रहे हैं, मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो आगे भी मिलकर के लड़ेंगे। मतलब 90 सीटों पे संभावना जेजेपी की आपके हिसाब से नहीं है कि 90 सीटों पे चुनाव लड़े जेजेपी? उस वक्त क्या हालात बनते हैं इसके बारे में नहीं, राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। संभावनाएं खत्म नहीं होती तो भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। तो इससे जो तीसरा मोर्चा बन रहा है, इसमें अगर निमंत्रण मिलता है जाने का, उसमें अपने क्या कोई तीसरे मोर्चे का अस्तित्व ही नहीं है। कौन से राजनीतिक दल हैं तीसरे मोर्चे में, मुझे बताओ तो सही। प्रयास शुरू किए जा रहे हैं, अगर कहीं ऐसा होता है बात वहीं आ जाती है संभावना वाली। अभी भविष्य में कोई मुझे ऐसी किरण नजर नहीं आ रही। तो डॉक्टर अजय चौटाला की आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? मैं संगठन की जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। चुनाव में लीगली अभी 6 साल तक लड़ नहीं सकता, तो आगामी 6 वर्ष पार्टी के संगठन को मजबूत करूँगा ताकि संगठन के जरिए नए से नए लोग आएँ, उन्हें अवसर मिले। और ये जो फैसला किया गया है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की प्रतिमा सबसे ऊंची मुंह में लगाने का, इसके पीछे क्या थीम और क्या वो मैसेज है, वो आप बताएं। मैसेज तो यूँ में, चूँकि पहले से चौधरी देवीलाल जी का कोई स्टैचू था नहीं, इसलिए वहाँ पे स्थापित किया गया है। और वो बॉम्बे हाईवे जा रहा है, उसके जड़ में स्थापित किया जाएगा ताकि आते जाते लोग अपने उस महान आत्मा को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते रहें, उनको दर्शन करते रहें। अभी आपने कहा किसान आंदोलन को लेकर तो उसमें जज्बा की कहीं भी किसी तरीके की भागीदारी नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने, और जो भी हस्ताक्षर किए गए जिस पार्टी से आज गठबंधन है उसी के MP हैं,
इस पर आप थोड़ा सा स्पष्ट खुल करके कहिए। इससे ज़्यादा खुल करके स्पष्ट क्या कहूँगा, मैं तो कह रहा हूँ कि 10 चुने हुए पार्लियामेंट के मेंबरों ने, 5 राज्यसभा के सदस्यों ने उस पर सिग्नेचर किए। इस्तीफा दुष्यंत का मांगा जा रहा है। इस्तीफा मांगना हो तो उनसे मांगें, और दुष्यंत के इस्तीफे से कोई समस्या का हल होता हो तो मैंने तो अनेक बार सार्वजनिक मंचों पे कहा है, मीडिया के समक्ष कहा है, मेरे से एक नहीं 10 के 10 विधायकों के ले जाओ, आप समस्या का हल तो करवा लो। समस्या का हल इस्तीफे से नहीं होता। इस्तीफा तो दुष्यंत के चाचा अभय सिंह ने भी दिया था, कोई हल हुआ क्या? मेमोरी हो जाती रही। समाधान तो बातचीत के जरिए होगा, सड़क पर बैठने से भी नहीं होगा। थोड़ा सा देखिए, बात वही आ जाती है। फिर पहले सवाल को मैं रिपीट करता हूँ दोबारा से। हर जो भी कार्यकर्ता है गठबंधन में आप साझेदार हैं, इसकी कोई दो राय जी नहीं। जी। लेकिन अगर कार्यकर्ता या पार्लियामेंट्री बोर्ड की आपकी बैठक ये होती है और ये फैसला होता है कि भी 90 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, हाँ, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैंने यही बताया ना कि वो उस वक्त के हालात के मुताबिक सोच करके फैसला लेंगे। आज तो ना चुनाव है, ना भविष्य में कोई अभी इस तरह की स्थिति है। जब आएगा तब देखेंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय चौटाला, जिनसे अभी आपने विशेष बातचीत सुनी। कैमरामैन शिवचरण के साथ फतेह सिंह मुजाना।